What's up everyone? वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन। और फिजिकल एजुकेशन टर्म 1 एग्जाम में आपके पास 5 चैप्टर सिलेबस में है और पांचों ही चैप्टर हम लोग कवर करेंगे इस रिवीजन सीरीज में। कोशिश करूंगा कि 5 के 5 चैप्टर्स आपके पास वन शॉट आए, तो 5 ही वीडियोस में आपका फिजिकल एजुकेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर अप हो जाए। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं फिजिकल एजुकेशन को और देखते हैं कौन सा चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। आओ जी शुरू करते हैं हम लोग टर्म 1 एग्जामिनेशन का। एक बार सिलेबस देख लो, क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे होंगे जब एग्जाम से पहले ही उठा रहे होंगे। तो देखो टर्म 1 में आपके पास फिजिकल एजुकेशन में 1 2 5 6 8 5 चैप्टर्स आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, 6 और 8। चैप्टर का नाम मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मेरा मन नहीं था लिखने का। तो टोटल हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं इसके अंदर। ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, इसके साथ मैं आज शुरुआत कर रहा हूं और वन शॉट आज ही इसको कंप्लीट कर देंगे। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 8 है क्या। चैप्टर नंबर 8 है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स तो आप सब जानते हो। बेसिकली इस चैप्टर का पर्पस है कि आपको बायोमैकेनिक्स का इंपॉर्टेंस समझाना इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज बायोमैकेनिक्स। बेसिकली बायोमैकेनिक्स इज अ सम टोटल ऑफ बायो एंड मैकेनिक्स। हम लोग बात कर रहे हैं, ये दो शब्दों से बना है, बायो और मैकेनिक्स। बायो का मतलब क्या होता है यार? जिंदगी। बायोलॉजी भी हम लोग स्टडी ऑफ ह्यूमंस करते हैं, राइट? तो लाइफ और लिविंग थिंग्स, जितनी भी चीजें हमारे आसपास लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लाइफ है, इन सबको हम लोग बायो बोल देते हैं शॉर्ट में। और मैकेनिक्स इज बेसिकली, अगर मैं तुम्हें आसानी से बताऊं ना, तो स्टडी ऑफ मूवमेंट्स, स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ फोर्स। मतलब अगर मैं यहाँ खड़ा हूं और मैं अगर बेहोश हो जाऊं, लेट सपोज, तो या मैं आगे गिर जाऊंगा या पीछे गिर जाऊंगा, इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा ना, कोई ना कोई तो फोर्स चल रही होगी ना। अगर हम नॉर्मली एक बॉल को ऐसे छोड़ दें तो वो बॉल चलता रहता है और एक पॉइंट पे आके रुक जाता है। यानी पहले हमने फोर्स लगाई पीछे से, फिर वो रुक गया क्योंकि आगे से भी उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी। मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को यहां से छोड़ता हूं तो वो नीचे की तरफ जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो है, ये कोई ना कोई फोर्स तो है। तो इस फोर्स की स्टडी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स क्या है? द फोर्सेस विच एक्ट ऑन बॉडीज इन मोशन। ठीक है, फोर्सेस दो प्रकार की होती हैं, इंटरनल अलग होती है, एक्सटर्नल अलग होती है। सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। डिफाइन करूं अगर बायोमैकेनिक्स को आगे, तो इट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन लिविंग सिस्टम्स। जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग सिस्टम्स हैं, उनके ऊपर उन फोर्सेस का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब हम लोग बायोमैकेनिक्स में पढ़ते हैं। बहुत ही शानदार। बात करता हूं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, उन मोशंस को, उन टेक्निक्स को, उन फोर्सेस की स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट होती है स्पोर्ट्स में। नंबर 1, सबसे पहला, इट असिस्ट इन इंप्रूविंग योर टेक्निक। अगर आप अच्छे से इन मोशंस को, फोर्सेस को समझते हो तो आपकी टेक्निक इंप्रूव करने में ये बहुत हेल्प करता है। लाइक फॉर एग्जांपल, जब मैं स्विमिंग सीख रहा था आज से कई साल पहले, तो जो मेरे कोच थे उन्होंने मुझे बहुत क्लियरली समझाया कि पैडल कैसे करना है, किस तरीके से अपने लेग्स को यूज करना है वाटर को पुश करने के लिए, और किस तरीके से हैंड्स को यूटिलाइज करना है, कब मुझे इस तरीके से मूव करना है, कब मैं डीप वाटर काम करूंगा, कब मैं अपनी बॉडी को ऊपर फ्लोट कर सकता हूं अपने लेग्स को यूज करके। तो ये सब चीजें मदद करती हैं मुझे, ये सब बायोमैकेनिक्स ही तो है, फोर्सेस ही तो है। तो ये मुझे मदद करती है मेरा टेक्निक इंप्रूव करने में, सो दैट मेरे को जोर भी कम लगाना पड़े और मैं ज्यादा लॉन्ग टाइम तक स्विम कर पाऊं, राइट? तो जो मोशंस की स्टडी है, फोर्सेस की स्टडी है, ये हेल्प करता है आपको अच्छी टेक्निक बनाने में। इसके बाद इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग इक्विपमेंट्स। आपको इक्विपमेंट्स बनाने में भी ये मदद करता है। लाइक फॉर एग्जांपल, हम लोग शूज का एग्जांपल ले लेते हैं। चलो अब देखो, एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में शूज से ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता कुछ भी होता होगा, क्योंकि सब कुछ पैरों पे ही हो रहा है यार। आप भाग रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, तब भी शूज इंपॉर्टेंट, क्रिकेट खेल रहे हो तब भी शूज इंपॉर्टेंट, आप जिम में हो तब भी शूज इंपॉर्टेंट, आपकी ग्रिप बनेगी तभी आप वेट लिफ्ट कर पाओगे, राइट? कार्डियो करना है आपको, भागना है, तब भी शूज आर इंपॉर्टेंट। तो शूज किस तरीके से बनाए जाएं, वो कैसे पता लगेगा कि एक प्लेयर का, एक एथलीट का कितना फोर्स पड़ेगा ग्राउंड के ऊपर, किस तरीके से वो मूव करेगा, कब कितना पोर्शन आगे से बेंड होगा, कितना पीछे से बेंड होगा। तो ये स्टडी ऑफ बायोमैकेनिक्स हेल्प करेगा टू इंप्रूव द इक्विपमेंट्स। अच्छे से इक्विपमेंट्स बन पाएंगे। हेलमेट्स, अगर कोई क्रिकेटर है और वो बैटिंग कर रहा है, सामने से उसके बाद बॉल आ रहा है, उसके सिर पे आके लग जाता है,
तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि कितने फोर्स से बॉल लगेगा और हेलमेट किस तरीके से डिजाइन करें कि उसके अंदर तक वो फोर्स ना जाए, उस बॉल का जो प्रेशर है वो उसके ब्रेन तक ना जाए, हेड तक ना जाए, हेलमेट में इतना दम होना चाहिए। तो ये सब डिजाइन होता है थ्रू स्टडी ऑफ बायोमैकेनिक्स। इसके बाद इट इम्प्रूव परफॉर्मेंस, एक प्लेयर का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है अगर उसको राइट टेक्निक पता हो, राइट पोस्चर पता हो, राइट फोर्स पता हो। अगर एक फुटबॉलर की बात करते हैं, उसको किक करनी है कोई बॉल और उसको पता है कि यार इतनी दूर जानी चाहिए, इतनी स्पीड से मारूंगा तो बाहर चली जाएगी, इतने से मारूंगा तो गोल होगा। तो राइट पोस्चर, राइट टेक्निक, राइट फोर्स, ये सब कौन हमें सिखाता है? बायोमैकेनिक्स, राइट। इसके बाद इट सपोर्ट्स इन प्रिवेंटिंग इंजरी, आपको मदद करता है इंजरी से प्रिवेंट करने में। इसमें हम जिम का एग्जांपल ले लेते हैं, चारों ही पॉइंट्स में अलग अलग एग्जांपल हो गए। जिम की बात करें तो जब आप जिम हिट करते हो तो आपको किस पोस्चर के साथ डंबल लिफ्ट करना है, किस पोस्चर के साथ रोड लिफ्ट करनी है, किस पोस्चर के साथ आप कोई मशीन यूज करते हो, कितना फोर्स आपको उस पर लगाना है। अगर आप अननेसेसरी उल्टे सीधे पोस्चर में लिफ्ट कर लोगे, फॉर एग्जांपल आप डेड लिफ्ट कर रहे हो, डेड लिफ्ट क्या होता है? अपनी बैक को बेंड करके यू हैव टू जस्ट लिफ्ट द वेट, ठीक है। अगर आपने उसके अंदर हल्का सा भी मोशन गलत करा तो आपकी बैक में इंजरी हो सकती है। शोल्डर में बहुत इंजरी होती है लोगों के जिम में, क्योंकि वो उल्टा सीधा लिफ्ट करते हैं। तो पोस्चर गलत से, गलत फोर्स हल्का सा भी लगेगा, टेक्निक गलत होगा तो इंजरी हो जाएगी। अगर बायोमैकेनिक्स आपने मोशंस की स्टडी प्रॉपर्ली करी हुई है, विद राइट टेक्निक आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, तो उस सिनेरियो में आपकी इंजरीज कम होंगी। और अगर हो गई तो फिर आप राइट एक्सरसाइज करके उसको ठीक भी कर सकते हो। तो प्रिवेंट तो करता ही करता है, उसके बाद रिकवरी में भी हेल्प करता है। उसके बाद इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी। जब आपको स्पोर्ट्स का सही टेक्निक पता होता है, सारी चीजें अच्छी पता होती है, तो स्पोर्ट्स आपको बहुत ज्यादा मदद करता है हेल्दी रहने में। राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, आपको सही फूड मिल रहा हो, सही से आप गेम खेल रहे हो तो आपकी बॉडी बहुत हेल्दी रहने वाली है, क्योंकि इंजर्ड तो आप नहीं होगे, आप खेल रहे हो, आप स्पोर्ट्स को एंजॉय करोगे तो आपकी बॉडी भी काफी हेल्दी रहेगी। तो हेल्दी बॉडी मेंटेन करने में भी हमें बायोमैकेनिक्स हेल्प करती है। इसके बाद इट इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस इन प्लेयर्स। एक प्लेयर का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है अगर वो बायोमैकेनिक्स की स्टडी को याद रखता है। सही चीजों को, सही स्टडी को, सही फोर्स को जब एक प्लेयर अप्लाई करता है तो उसका फॉर्म बहुत अच्छा आता है। हम लोग बात करते हैं हमारे गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जी की। नीरज चोपड़ा जी ने इतने अच्छे फोर्स के साथ, इतने अच्छे मूवमेंट के साथ, इतने अच्छे मोशन के साथ थ्रो करा कि उन्हें पहले ही पता था कि वो बहुत दूर जाके गिरेगा, बहुत दूर जाके गिरेगा। तो उस इंसान ने वहां जाके देखा भी नहीं कि मैं सच में जीत गया नहीं जीत गया। उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा था कि थ्रो करते ही, जैवलिन जैसे उन्होंने थ्रो करा, उन्हें पता था कि बहुत दूर जाके गिरेगा। कैसे पता था? क्योंकि ही वॉज हाई इन कॉन्फिडेंस, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे और उन्हें पता था कि मेरा बिल्कुल सही फॉर्म है, बिल्कुल सही टेक्निक है, मेरी बॉडी बहुत अच्छे तरीके से मूव करी है और सब कुछ उन्हें हेल्प कर रहा था। दैट इज बायोमैकेनिक्स। तो समझे, वही बायोमैकेनिक्स होता है। बायोमैकेनिक्स से आपके प्लेयर का ओवरऑल कॉन्फिडेंस हाई रहता है और कॉन्फिडेंस की वजह से ही वो अपने स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा मेडल्स लेके आते हैं, बहुत अच्छी ट्रॉफीज लेके आते हैं और बहुत आगे जाते हैं। तो इस तरीके से बायोमैकेनिक्स इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्पोर्ट में। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बस स्क्रीनशॉट लेना ले लो, प्लस मेरे हिंदी में एग्जांपल्स अपनी कॉपीज में जरूर लिख के चलना, 1 मार्कर्स में बहुत हेल्प करेंगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारे पास न्यूटन के लॉज, कि न्यूटन ने कौन कौन से लॉज दिए हैं हमारे पास स्पोर्ट्स में जो हेल्प आ रहे हैं। चलिए जी, अब समझते हैं हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। देखो ये 2 टॉपिक है। पहला टॉपिक कि न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन कौन कौन से हैं और उसके बाद उनका स्पोर्ट्स में क्या एप्लीकेशन है, क्यों न्यूटन का इतना इंपॉर्टेंस है हमारे स्पोर्ट्स में। तो याद रखना, न्यूटन को मैं बोलता हूँ न्यूटन अय्यर। न्यूटन को क्या बोलना है? न्यूटन अय्यर। अब अय्यर हमारे पास जैसे क्रिकेट में श्रेयस अय्यर है, वैसे ही मैंने न्यूटन को अय्यर बना दिया। मैंने न्यूटन को अय्यर क्यों बनाया? सो दैट हमें उसके लॉज याद रहे। अय्यर कैसे लिखना है? अय्यर, IAR। कैसे लिखोगे? न्यूटन IAR, ठीक है। तो अब देखो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन में देयर आर 3 लॉज। कौन कौन से लॉज हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर मैं बात करूं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की तो IAR। I से क्या है? इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। A से क्या है? लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। और R से क्या है? लॉ ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। बात करते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया की। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है जी? देखो जी, ये बोलता है कि अगर कोई भी बॉडी है, अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर वो मोशन पे है तो वो मोशन में ही रहेगा,
with constant speed or in same direction unless acted by an outside force। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इस ग्राउंड पे लाके कोई बॉल रख देता हूँ तो वो ग्राउंड पे ही रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाई जाएगी। आप उसको हल्का सा हाथों से पुश करोगे तो वो आगे जाएगा, अगर आप उधर से पुश करोगे तो वो इधर आएगा, आप किक करोगे तो वो आगे जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगा, वो रुका रहेगा वहीं पे। तो अगर वो मोशन पे है अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। अब अगर वो मोशन पे है, वो जो बॉल है आप उस बॉल को हिट करो तो वो बॉल चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, बट फिर कुछ टाइम बाद रुक जाएगा। वो क्यों रुक जाता है? क्योंकि उसके ऊपर इनर्शिया लग रहा होता है, उसके ऊपर इनर्शिया एक फोर्स लग रहा होता है तो वो रुक जाता है। बॉल थोड़े टाइम के बाद अगर रुक जाता है ना, क्यों रुकता है? क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग रहा होता है, राइट। तो बेसिकली कोई भी बॉडी अगर मोशन पे है तो वो मोशन पे ही रहेगी कंटिन्यूअसली अगर इनर्शिया ना हो, और अगर वो रुका हुआ है रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा अगर इनर्शिया ना हो। तो किसी भी बॉडी को मूव करने के पीछे इनर्शिया का एक फोर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या होता है? किसी भी चीज को एक्सेलरेट करना। बाइक चलाते हो ना, एक्सेलरेट। एक्टिवा चलाते हो, एक्सेलरेट, आगे लेके जाना, है ना। तो एक्सेलरेशन में आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक्सेलरेशन दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। पहली चीज तो फोर्स कितनी लग रही है, दूसरा उस पर्टिकुलर चीज का मास कितना है, ठीक है, वो कितने मास की चीज है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक वॉलीबॉल का एग्जाम्पल ले लो। फॉर एग्जाम्पल हम वॉलीबॉल खेल रहे हैं। वॉलीबॉल में क्या करते हैं, सबसे पहले अगर मुझे सर्विस करनी है, मुझे बॉल के साथ सर्विस करनी है, तो मैं बॉल को ऐसे ऊपर उछालूंगा और ऐसे हिट करूंगा, ठीक है। अब मैं जितनी तेजी से हिट करूंगा उतनी दूर वो बॉल जाएगी, राइट। तो सबसे पहली बात, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, कि आप जितने फोर्स से हिट करोगे उतना ज्यादा कोई भी चीज एक्सेलरेट होगी। मैं क्रिकेट की बात करता हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, सामने से बॉल आ रहा है, मैं उसे जितनी तेजी से हिट करूंगा उतनी दूर वो जाएगा। मैं बेसबॉल खेल रहा हूं, जितनी तेज मैं उसको हिट करूंगा उतनी तेज वो जाएगा, राइट। तो जितना फोर्स ज्यादा होगा उतना एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है कि जितना कम मास उतना एक्सेलरेशन ज्यादा, है ना। मास का इनवर्स। फॉर एग्जाम्पल दो बॉल्स है, एक इतना भारी बॉल है फॉर एग्जाम्पल 20 kgs और एक छोटा बॉल है 10 kgs। अब सेम फोर्स से अगर आप फेंकते हो तो 10 kg वाला ज्यादा दूर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मास कम है ना, वो हल्का है। आपने दोनों में सेम पावर लगाई, बट हल्का बॉल ज्यादा दूर जाएगा, भारी बॉल पहले ही गिर जाएगा। रीजन, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में दो चीजें याद रखना, क्या क्या? एक तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। मास का इनवर्सली प्रोपोर्शन, अगर मास उसका ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कंपैरेटिवली कम होगा, मास कम है तो एक्सेलरेशन कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। दो चीजों को जब आप कंपेयर करके चलोगे तो याद रखो, फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन और मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन, ठीक है। बात करता हूं लॉ ऑफ रिएक्शन की। लॉ ऑफ रिएक्शन तो सब जानते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सही है ना। किसी को तुम अच्छा कहोगे तो वहां से अच्छा जवाब आने के चांस है, किसी को तुम गाली दोगे तो वहां से गाली आएगी, भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना भाई, ये तो ऑब्वियस सी बात है। अब इसका स्पोर्ट्स में एप्लीकेशन देख लेते हैं, क्योंकि टॉपिक क्या था, न्यूटन का अय्यर मतलब क्या था, इनर्शिया, एक्सेलरेशन, रिएक्शन, ठीक है। और उनका एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स क्या है, इनका एप्लीकेशन स्पोर्ट्स में सबसे पहले वही फुटबॉल का एग्जांपल मैंने दे दिया। अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, मोशन पे है तो मोशन पे ही रहेगा, जब तक उसके ऊपर एक आउटसाइड फोर्स एक्ट नहीं कर रही, उसी को हम इनर्शिया बोलते हैं। उसके बाद एक्सेलरेशन की बात करूं तो क्रिकेट बैट से हिट करो, चाहे वॉलीबॉल बैट से हिट करो, चाहे बेसबॉल बैट से हिट करो। वॉलीबॉल का तो बैट ही नहीं होता, हाथ से खेलते हैं। बट मेन बात है कि अगर आपका जितना फोर्स होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेट करेगा, वो उतनी ही तेजी से जाएगा। और मास जिसका कम उसका एक्सेलरेशन ज्यादा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं लॉ ऑफ रिएक्शन की, तो इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। स्विमिंग ले लो, जब आप स्विम करते हो तो आप पानी को पीछे की तरफ लेके जाते हो, पानी आपको आगे की तरफ लेके जाता है। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट। जब हम शूट करते हैं, आप किसी भी गन को देखो, जब आप शूट करोगे तो जो उसका गोली है वो तो बाहर निकल के जाएगी, जो बुलेट है वो तो बाहर निकल के जाएगा, लेकिन गन पीछे की तरफ आपके पुश करेगा। तो शूटिंग में, वॉकिंग में जब हम चलते भी हैं इवन, तो आप कभी ध्यान से देखो, हम जमीन को पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं तो बॉडी आगे की तरफ जा रहा है, जमीन हमें आगे की तरफ पुश कर रही है। तो हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन तो आता ही आता है। तो ये हमारे पास थे न्यूटन अय्यर,
यानी न्यूटन के 3 लॉज जो आपको पढ़ने हैं। और सेकेंडली इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है कि किस तरीके से हमारे पास वो उनकी एप्लीकेशन होती है स्पोर्ट्स में, ये क्लैरिटी आ जाती है। चैप्टर में बचता है एक टॉपिक और, टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, टाइप्स ऑफ मोशंस, किस तरीके से एबडक्शन होता है, किस तरीके से, सारी चीजें दिखाता हूँ। आइए जी, इस टॉपिक को जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर चलते हैं हम लोग, पहले यहीं तक ले लो, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ तक ले लो, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स की। तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स में आपके पास 1 2 3 4 5 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स हैं जो आपको पढ़नी है। और सबसे पहली मूवमेंट के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहली मूवमेंट होती है आपके पास ग्लाइडिंग मूवमेंट। फर्स्ट वन इज ग्लाइडिंग मूवमेंट। ग्लाइडिंग मूवमेंट में क्या होता है, जो मोशन होता है वो जॉइंट्स के पास से होता है, मतलब जहां पे आपका मेजर जॉइंट है वहां से आपको बस मूव करना है, उस मूवमेंट को हम ग्लाइडिंग मूवमेंट बोलते हैं। इसके अंदर किसी भी प्रकार का ना तो एंगल बनता और ना ही रोटेशन होता। रोटेशन का मतलब घूमना नहीं है, सपोज रोटेट करना है। आपने बहुत सारे स्पोर्ट्स में देखा होगा कि हम बॉडी को रोटेट कर देते हैं। सपोज मैं अपनी नेक को ही रोटेट कर रहा हूँ कि इधर से इधर से इधर से, दिस इज आई एम जस्ट रोटेटिंग माई नेक। अब रोटेट नहीं है, मैंने आपको बोला हाय, देखो मैं अपने जॉइंट के पास से बस इसको मूव कर रहा हूँ, इधर या इधर या इधर या इधर, तो ना तो कोई एंगल डेवलप हो रहा और ना ही कोई रोटेशन हो रहा कि मैं इसे घुमा रहा हूँ या मैं इसे कुछ इस तरीके से, आई एम जस्ट ग्लाइडिंग इट कि एक जॉइंट से इधर या इधर या इधर इधर, इसको हम ग्लाइडिंग मूवमेंट बोलते हैं बेसिकली, राइट। इसके बाद आता है हमारे पास एंगुलर मूवमेंट्स। एंगुलर मूवमेंट्स का मतलब होता है एंगल्स के अंदर, जिसमें हम एंगल्स देखते हैं बेसिकली। विद इन द बोन्स होता है ये, मतलब जहाँ पे बोन्स होती हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये बोन है, दिस इज द बोन, ठीक है, ये इधर वाली बोन हो गई हमारे पास। मेनली ये हैंड्स और लेग्स में देखने को मिलता है। और इसके अंदर हमारे पास फ्लेक्शन एक्सटेंशन आता है, एबडक्शन एडक्शन आता है। एबडक्शन, एबडक्शन और एडक्शन। एडक्शन में एड याद रखना, एडक्शन, ठीक है। चलो फिलहाल मैं एंगल्स की बात करता हूं। अगर हम एंगल्स की बात करें तो एंगुलर में याद रखना फ्लेक्शन एक्सटेंशन हम लोग को आर्म्स में देखने को मिलता है। आर्म्स में क्या देखने को मिलता है कि फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा अपने हैंड को रखा हुआ है, ठीक है, ये मेरे हैंड्स है। अब मैं इसे ऊपर 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 कर रहा हूं तो आई एम जस्ट फ्लेक्सिंग माय मसल्स, मैं फ्लेक्स कर रहा हूं अपने मसल्स को। अब देखो यहां से फिलहाल ये 180 डिग्री है, स्ट्रेट कौन सा होता है 180 डिग्री। अगर मैं इसे ऊपर 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 ला रहा हूं तो एंगल कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अभी ये 90 बन गया, 90 से और करते जाऊंगा तो ये एंगल कम होता जाएगा। इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा फ्लेक्शन। जैसे होता है ना कि आप अपनी बॉडी फ्लेक्स कर रहे हो, फ्लेक्स का मतलब आप एंगल को कम 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 करते जा रहे हो। अब मैं इसे रिलीज कर दूंगा, रिलैक्स कर दूंगा तो ये एक्सटेंशन बन जाएगा कि एंगल को मैं एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंशन हो गया, राइट। तो फ्लेक्शन में बेसिकली आपको फ्लेक्स करना है और एक्सटेंशन में एंगल को बड़ा कर देना है, एक्सटेंड कर देना है। अब बात करता हूं मैं एबडक्शन और एडक्शन की। एबडक्शन क्या होता है, ये बेसिकली अगर मैं बात करूं कि आप किसी भी बॉडी को बिल्कुल मिड में से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। इसके लिए आपको प्लेन समझने पड़ेंगे। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है हमारे पास 2 प्रकार के प्लेन्स और भी होते हैं, बट बेसिकली अभी इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, फ्रंटल प्लेन और सेगिटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन क्या होता है, इसमें आप एक बॉडी को डिवाइड करते हो 2 पार्ट्स में, एक फ्रंट पार्ट अलग, बैक पार्ट अलग। मतलब हम अगर बॉडी के यहाँ से बीच में से 2 पार्ट्स, यहाँ बीच में से कट कर दे 2 पार्ट्स में, आपको सिर्फ फ्रंट दिख रहा है, पीछे वाला अलग, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, कौन सा प्लेन, फ्रंटल प्लेन। अगर मैं बात करूं सेगिटल प्लेन की, तो सेगिटल प्लेन में बॉडी को इधर से कट करना है बीच में से, ये वाला साइड अलग, ये वाला साइड अलग, ठीक है, इसको बोलते हैं सेगिटल, यानी कि ये इस तरीके से बॉडी को डिवाइड करता है। फ्रंटल होता है फ्रंट अलग, बैक अलग, ठीक है। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मेनली यहाँ सेगिटल प्लेन। सेगिटल में क्या है कि हमने एक बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, राइट। अब जब 2 पार्ट्स में डिवाइड करा तो एक मिड पॉइंट आ गया, ये मेरा मिड पॉइंट आ गया। अब सपोज मेरे हैंड्स ऐसे हैं, अब मैं मिड पॉइंट से दूर 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 करे जा रहा हूं अपने हैंड्स को। देखो मैं अपने हैंड्स को यहाँ मिड पॉइंट से दूर लेके जा रहा हूं, दूर लेके जा रहा हूं, तो दिस इज एबडक्शन। इसको क्या बोलता हूं, एबडक्शन। व्हाट इज एडक्शन? एडक्शन होता है कि इसको पास लेके आना, ऐड करना, ऐड करना, ऐड करना, पास लेके आना। तो ये जो मिड पॉइंट है जहां से आपने बॉडी को कट करा है, अगर आप इससे दूर 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 जा रहे हो तो इसको क्या बोलोगे, एबडक्शन। एबडक्ट कर रहे हो, दूर कर रहे हो। एडक्शन, पास लाना, ऐड करना, ऐड करना, ऐड करना, दिस इज एडक्शन। नियरर टू मिड लाइन, अवे फ्रॉम मिड लाइन, दिस इज एंगुलर मूवमेंट्स। इसके बाद सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन तो यार सर्कुलर मूवमेंट्स, आप आराम से जब इस तरीके से सर्कल ऐसे मूव कर रहे हो अपने हैंड्स को, या ऐसे मूव कर रहे हो बैक में, जस्ट मजे ले रहे हैं, मजा आ रहा है यार मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ाने में। सर्कुलर मूवमेंट्स,
इसके बाद रोटेशन क्या होता है? रोटेशन बेसिकली नेक की होती है, मैंने पहले कहा इधर देख रहे हो, इधर देख रहे हो, इधर देख रहे हो, है ना। किसी नई जगह जाओ तो कभी इधर देखोगे, कभी इधर देखोगे, कभी इधर देखोगे, पूरा रोटेट कर लोगे। तो बेसिकली दिस इज रोटेशन। उसके बाद अदर मूवमेंट्स होते हैं जैसे हाइपर एक्सटेंशन। हाइपर एक्सटेंशन कैसा है? जैसा आप जिम में देखते होगे हाइपर एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस। हाइपर एक्सटेंशन क्या होता है कि एक पार्ट के मूव करने का एक पर्टिकुलर एंगल होता है। फॉर एग्जांपल हम अपनी बैक की बात करते हैं तो हम 180 डिग्रीज पे रहते हैं, है ना। अब अगर मैं अपनी बैक को और पीछे बेंड करूं तो एक बेंड करने का लिमिट है इसका। मैं कर रहा हूं, स्पोर्ट्स पर्सन को देखा होगा, वो हाइपर एक्सटेंशन होता है ना। अब मैं अपने हैंड्स की बात करूं तो आप ऊपर की तरफ तो इसको मूव कर सकते हो, बट क्या नीचे भी मूव कर सकते हो? इसका एक लिमिट है, इससे नीचे नहीं जाएगा। बट अगर आप करने की कोशिश करो तो उसको आप हाइपर एक्सटेंशन बोलोगे, कि एक्सटेंशन से कुछ ज्यादा हाइपर एक्सटेंशन। एलिवेशन होता है जैसे कि मैं अपने शोल्डर्स को ऊपर की तरफ लेके जाऊं, दिस इज एलिवेशन, ठीक है। नीचे छोड़ दूंगा तो डिप्रेशन। ये ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स हो सकते हैं। प्रोट्रैक्शन क्या होता है कि आप किसी भी चीज को आगे की तरफ पुश करो, अपनी चिन को आगे की तरफ पुश करो, और बैकवर्ड लेके जाऊंगा तो रिट्रैक्शन, है ना। तो एलिवेशन का मतलब होता है अपवर्ड्स, डिप्रेशन होता है डाउनवर्ड्स, प्रोट्रैक्शन होता है फ्रंट वेज आगे की तरफ, और रिट्रैक्शन होता है बैकवेज, ठीक है। हाइपर एक्सटेंशन मैंने आपको बता ही दिया। तो इस तरीके के बहुत सारे मूवमेंट्स हो सकते हैं, बट मेजर जो सीबीएसई आपसे पूछ रहा है वो कौन से पूछ रहा है? ये वाले फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, ये पता होने चाहिए। ग्लाइडिंग मूवमेंट, सर्कमडक्शन और रोटेशन। तो आपके सिलेबस में बेटा जी ये सारी चीजें स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। बढ़िया तरीके से खड़ा है मैंने तुम लोग को चैप्टर। एक ये प्लेन तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर नंबर 8 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आपने पूरा रिवीजन कर लिया होगा। इसी तरीके से पढ़ते रहो बहुत अच्छे तरीके से। बहुत जल्दी मिलता हूं मैं आपको दूसरी वीडियोस के साथ। टिल देन अच्छे से पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना सभी ग्रुप्स में, और विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 गुड लक। और अच्छे से एग्जाम दो, अच्छे से पढ़ाई करो और आगे बढ़ते जाओ। थैंक यू सो मच।